क्या हो गया? मेरा मन जो करे। ठीक। चलो चलो, क्या हुआ था लास्ट, जरा बताओगे। सेकंड लो हुआ था ना। हेडिंग लगा, थर्ड लो। सेकंड लगा, सब क्लियर है? कोई डाउट भी है किसी को? सेकंड लॉ में कोई डाउट नहीं है तो तुम लोग न्यूटन बन गया तब तो। चलो थर्ड लॉ। हेडिंग लगाइएगा भाई। बात बांध। बताओ क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ। क्या? कौन सा रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन? वही वाला, कौन वाला? व्हाट इज रिएक्शन? लिखो। तो कहाँ लिखने का मन है? हाँ, हम लिखते कम है ना, हम काम का चीज लिखते हैं, फालतू चीज तुम लोग लिखो हैं। लिखो। एवरी एक्शन, एवरी एक्शन। क्या? तो लिखो, कौन रोका है? एवरी एक्शन, एवरी एक्शन, there is always, there is always equal and opposite reaction. Every action, there is always equal and opposite reaction. तो यहाँ पर नीचे लिख लोगे एक्शन एंड रिएक्शन मीन्स फोर्स, वरना बहुत लोग के दिमाग से उड़ जाएगा। रिएक्शन कुछ और समझेगा, एक्शन कुछ और समझेगा। एक्शन और रिएक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? फोर्स। यानी हर फोर्स का इक्वल और अपोजिट फोर्स हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा इसी में, फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, the applications of third law, the applications of third law is conservation of momentum, conservation of momentum। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? पढ़ाया है ना या नहीं पढ़ाया है? मोमेंटम बताए थे ना पिछले क्लास में, हाँ बताए होंगे। मोमेंटम को डिनोट किससे करते हैं? पी से, विच इज इक्वल टू एम इंटू, व्हाट इज एम, व्हाट इज वी। ठीक है, एम इंटू वी। अब समझोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझना। मान लो ये एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है एक स्पीड इनिशियल वेलोसिटी यू से, तो इसका मोमेंटम हम क्या लिखेंगे? एम यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
मान लेते हैं यहां पर एक दीवार है, ठीक है। अब ये बॉल स्ट्राइक करेगा दीवार के ऊपर, और उसके बाद क्या करेगा, स्ट्राइक होने के बाद यहीं पे गिर जाएगा, यहीं पे गिर जाएगा कि वापस जाएगा, वापस जाएगा। तो यहां से ये जो बॉल है अब इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। मास वही रहेगा या बदल जाएगा, वेलोसिटी वही रहेगा या बदल जाएगा, वेलोसिटी चेंज होगा। और डायरेक्शन क्या हो चुका है, अब तुमको ये बात पता है कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी का एक डायरेक्शन पॉजिटिव होता है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन कैसा होता है। यानी अब यहाँ पर हम आपको मोमेंटम लिखने बोले तो आप क्या माइनस एम यू लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हाँ या ना। अब टोटल मोमेंटम अगर बोले तो टोटल मोमेंटम या नेट मोमेंटम एक ही बात है। टोटल मोमेंटम बोलो या नेट मोमेंटम बोलो तो क्या बोलोगे, P1 प्लस P1 मान लो mu है और प्लस माइनस में विच इज इक्वल टू, और यही बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जितना भी मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा उन सब का अगर आप सम करते हैं वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इज नोन बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इतना बात को नोट कीजिए, फिर इसके आगे और बात करेंगे। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको थोड़ा और ये कर लो, इसको 1 कर लो, इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, इसको भी 2 कर लो, है ना। चलें आगे, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। यहीं यहीं से आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान देना। m1u1 माइनस m2 या m1u1 और m1u2 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, क्या u1 u2 सेम नहीं है, मतलब डायरेक्शन बदला है, डायरेक्शन अपोजिट हुआ है, मास कैसे अलग हो जाएगा। वही गेंद फेंक रहे हो तो वही गेंद वापस आएगा ना, मास कैसे चेंज हो जाएगा। आगे बोलो क्या बोल रहे हो। अभी ये सॉरी एजम्पशन हम मान रहे हैं कि दोनों सेम चल रहा है, जितना से जा रहा है उतना से आ रहा है। अभी दूसरा केस भी बनाएंगे कि जाएगा तो टकराएगा तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, सेम स्पीड से तो आने वाला नहीं है। अभी कंजर्वेशन समझा रहे हैं, तो m1u1 माइनस m1u2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये बात भी बोल सकते हैं कि m1u1 इज इक्वल टू m1u2। बहुत काम का स्टेटमेंट है, अभी समझ में नहीं आएगा, बट इस पॉइंट को भी लिखो, आगे एक्सप्लेन करते हैं। m1u1 इज इक्वल टू m2u2। ठीक है, क्या m1u1 को हम इनिशियल मोमेंटम बोल सकते हैं क्या, बोलोगे, ध्यान दो। और इसको फाइनल मोमेंटम बोल सकते हैं। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बात किया जाए, एनडीए का क्वेश्चन है ये, पूछा था पिछले साल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन था इनिशियल मोमेंटम ग्रेटर देन फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ऐसे कुछ ऑप्शन था। क्या होगा आंसर, इक्वल का रिलेशन होगा कि जब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इस कंडीशन पर क्या होता है,
हमारा मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस कहानी पर फॉलो होना शुरू हो जाता है। याद रहेगा ये बात। अब आगे चलो, अब यहाँ पे मास एक था और वेलोसिटी हमने सेम माना था। अब हम मास अलग अलग मानते हैं और वेलोसिटी भी, तब क्या होगा जरा सोचो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाना है। मान लेते हैं ये m1 है और ये u1 स्पीड से आगे की तरफ बढ़ा। क्लियर है। मान लो, चलो भाई गन वाला एग्जांपल कर लेते हैं। ये गन है, अच्छा गन फायर बाद में समझाते रुको। m1 और u1 से गया। और दूसरा मान लो ये दूसरा कोई है m2, इससे मतलब नहीं है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है u2 स्पीड से। हाँ या ना? या अगर हम इसको इनिशियल माने तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? u बोलते हैं। और फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? तुम्हारे ऊपर है, जितना समझ में है, जो समझ में है, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम हमेशा क्या होगा? मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, क्योंकि हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जान रहे हैं ना। जो चीज कंजर्व होगा वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह कंजर्वेशन लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है? एनर्जी इज कंजर्व, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, यानी होल ऑफ द ऑल एनर्जी का सम क्या होता है? 0 के बराबर होता है। उसी तरह 12th में जाओगे तो पढ़ोगे चार्ज कंजर्व होता है। पूरा ब्रह्मांड में जितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उन सब का सम करोगे तो क्या मिलेगा? 0। तो उसी तरह से मोमेंटम भी क्या है? कंजर्व है। यानी जितना भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उन सब का सम करोगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी यहां से हम बोल सकते हैं क्या? m1u प्लस m2v इज इक्वल टू 0। यस और नो? किताब में क्या लिखा रहता है? देखो किताब में बड़ा अच्छा से लिखा रहता है, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ये कभी देखे होगे नहीं बुक में? ये देखे होगे m1u1 प्लस m2u2। अब इसमें क्या कंडीशन बन रहा होगा जरा सोचो। दो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, दो ऑब्जेक्ट अपोजिट में, तो जो सेम डायरेक्शन था उसको जोड़ दिए, जो अपोजिट में था उसको जोड़ दिए। और कंजर्वेशन का मतलब क्या था? दोनों इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को क्या कर देना। कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है। क्या मास अलग है, क्या वेलोसिटी अलग? एक इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा है, दूसरा फाइनल वेलोसिटी v से वापस आ रहा है। उसके बाद कहाँ इक्वल बोल रहे हैं? दोनों का सम 0 है। जब इसको बराबर करोगे तो ये क्या बनेगा? m1u इज इक्वल टू माइनस m2v। मैग्नीट्यूड में इक्वल है। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी होता है ये बताओ हमको, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? ठीक, समझो समझो। मान लेते हैं ये a वेक्टर है, 3i कैप प्लस 4j कैप, बात नहीं। और ये b वेक्टर है, बताओ दोनों इक्वल है या अनइक्वल है? इक्वल है या अनइक्वल है? क्यों? दोनों का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? यहां पर वही से समझा रहे हैं, दोनों के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए साइन लगेगा माइनस। सिंपल सा फंडा है। m1u1 m2u2, हजारों एक डायरेक्शन में 1000 बॉल जा रहा है, सबका मोमेंटम सम कर दो। अपोजिट में जितना आ रहा है उन सबका मोमेंटम सम कर दो, दोनों को बराबर में रख दो या इनिशियल से फाइनल को घटा दो तो 0 मिल जाएगा। बस इतना ही कहना है। क्लियर? यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे जो क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन मोमेंटम कंजर्व का जो बताएं, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि मोमेंटम में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तीसरा पॉइंट मोमेंटम का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है बुलेट और गन का, देखियो, है ना? सुने भी होगे, पढ़े भी होगे। एक बुलेट को एक गन से फायर किया गया, बुलेट का मास इतना है, गन का मास इतना है। बुलेट इतना स्पीड से आगे गया तो गन कितना स्पीड से पीछे की तरफ जाएगा, हाँ या ना? तो वहां पर कैसे सॉल्व करते थे उस क्वेश्चन को? कैसे बनाते थे? यही फॉर्मूला लगाते थे ना, हाँ या ना? तो तब नहीं पता था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, पर अब पता चला। कंजर्वेशन मोशन, बंदूक का पीछे, गोली का आगे वाले को पॉजिटिव, पीछे वाले को नेगेटिव, दोनों का सम बराबर 0।
तीन क्वांटिटी मालूम रहता है, चौथा क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाता है। हाँ या ना? तो चलो एक क्वेश्चन करो, लिखो। गन बंदूक वाला क्वेश्चन मिल, चलो गन बंदूक से पहले एक और अच्छा क्वेश्चन करो, लिखो। टू आइडेंटिकल बॉल, टू आइडेंटिकल बॉल strike on a wall, two identical ball strike on a wall with the same speed but at different angle, with the same speed but at different angle, and get reflected, and get reflected without any change in speed, and get reflected without any change in speed as shown in figure। अभी फिगर देंगे हम, as shown in figure। कैलकुलेट, कैलकुलेट पहला, पहला कैलकुलेट जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स on the wall due to each ball, direction of force on the wall due to each ball। और दूसरा कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ द, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स imparted to the ball, imparted to the ball by the wall, by the wall। और दो फिगर दे रखा है इस तरह से। हम्म, चलिए दोनों कंडीशन में दोनों चीज कैलकुलेट करके बताइए, ट्राई करो, फिर तो हम हैं ही।
समझे? बताओ। दोनों का फोर्स टुवर्ड्स द वॉल। अच्छा, गलत। बाकी लोग? तो क्या बताएं अब? ध्यान दो। देखो इधर, ए केस का बात कर रहे हैं, ठीक है? केस ए। ठीक, सवाल क्या निकालना क्या है हमको? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। अच्छा, जब बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? बताना। एम इंटू यू। जब बॉल रिटर्न आ रहा होगा तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? माइनस। अच्छा, फोर्स क्या होता है? व्हाट? ये पढ़े थे फोर्स। ये होता है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। चेंज इन मोमेंटम याद है कि नहीं? न्यूटन का सेकेंड लॉ। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स द फोर्स। इन दोनों मोमेंटम का चेंज कैसे निकालोगे? चेंज कैसे निकलता है? इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल माइनस। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालें तो क्या आएगा? माइनस एम यू विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 mu। और चेंज इन मोमेंटम होता क्या है? फोर्स होता है। यस और नो? और फोर्स में कौन सा साइन आ रहा है? और ये कौन से एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस है ना? वाई में इसका कोई कंपोनेंट है क्या? एक्स एक्सिस में ही है। तो एक्स एक्सिस में ये डायरेक्शन पॉजिटिव होता है और अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है? फोर्स किसका निकालना है? बॉल का बॉल पर या वॉल का बॉल पर? वॉल का। तो कौन सा होगा? डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा या निगेटिव एक्स डायरेक्शन होगा? बोलो। अभी भी नहीं समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो हम खुद भूल गए लिखा के। हाँ तो अच्छा, बॉल का निकालना है। हाँ तो बताओ। यही है ना बॉल का फोर्स? माइनस ऑफ 2 mu। तो माइनस ऑफ एक्स डायरेक्शन। माइनस ऑफ एक्स डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा होगा। यही हमारा जवाब होगा। यही एनसीईआरटी का प्रॉब्लम। बेसिक फंडा क्या भूल गए तुम लोग? फोर्स होता क्या है? तो मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन न्यूटन थक गया बता के कि फोर्स वो सब नहीं होता है। फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम का चेंज निकाल लीजिए, फोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ दिया था कि एम मास का ऑब्जेक्ट है, इतना एक्सेलरेशन से जा रहा है, नहीं। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम ने निकाला -2 mu। इससे हमको डायरेक्शन का पता चली गयो कि हाँ माइनस एक्स डायरेक्शन में लग रहा। क्लियर? उस केस में चलो खुद से ट्राई करो। ये तो y कंपोनेंट यहाँ 0 था, वहां y कंपोनेंट है नहीं है क्या है, जरा एक बार ट्राई करो।
समझ में आया कि नहीं ये बताओ, पहले पहला केस है समझ में, तो दूसरा केस बनाओ। चलो, हमारे अक्लमंद लोग 30 डिग्री पर है, तो एक एक्स एक्सिस में, इधर साइन एक्सिस है ना, इधर क्या लग रहा मान लेते हैं एम यू साइन 30, नीचे इधर क्या लग रहा होगा एम यू कॉस थीटा। थीटा कितना है, सॉरी, थीटा इज आवर 30 डिग्री। कोई दिक्कत, समझो कोई दिक्कत है? अब ये तो ऊपर वाला का कंपोनेंट, नीचे वाला का जरा ध्यान दो, तो इधर ही क्या बनेगा एम यू कॉस 30 और नीचे 90 डिग्री पर एम यू, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा नहीं करेगा, बोलो? यानी नेट फोर्स जो आया कितना आया एम यू कॉस 30 प्लस 2 एम यू कॉस 30। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका क्या था, यहां पर कोई वाई कंपोनेंट था, यहां पर है बट कैंसिल हो चुका है। अब लास्ट पार्ट क्या है, रेशियो निकालना है, किसका किसका, इम्पल्स का और जो फोर्स बॉल पर लगाया जा रहा है या लग रहा है। इम्पल्स क्या होता है, पढ़े हुए हो? क्या होता है इम्पल्स? फोर्स इनटू टाइम। और कुछ जानते हो इम्पल्स के बारे में? पढ़े हो? किसका किसका डायमेंशन सेम होता है? मोमेंटम और इम्पल्स का डायमेंशन सेम होता है या अलग अलग होता है? सेम होता है। यानी मोमेंटम कहीं ना कहीं किससे रिलेट कर रहा है, इम्पल्स से रिलेट कर रहा है। तो किसका किसका रेशियो चाहिए, इम्पल्स और, इम्पल्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, मास m है, वेलोसिटी क्या है u है, और क्या रेशियो है हमारा 2mu cos 30। mu गयो 1/2 और cos 30 कितना होता है √3 तो 2 ऊपर √3 नीचे, 2 से 2 गया 1/√3 यानी 1:2। दिस इज द रेशियो। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन mentioned in your NCERT। डायरेक्शन बदला है, बॉल इधर गयो, यहाँ जाके टकराया, बॉल एक ही बार टकराया ना, बॉल यहाँ पे जाके टकराया, बॉल ने फोर्स लगाया दीवार पे, दीवार ने फोर्स लगाया, तो जब दीवार ने बॉल पे फोर्स लगाया तभी तो दीवार वापस, बॉल वापस भागा, आया ना? तुम्हारा फोर्स निकालें, एक तो इधर मोमेंटम आएगा, एक इधर मोमेंटम आएगा, इधर का मोमेंटम mu, अपोजिट डायरेक्शन का मोमेंटम माइनस mu। हमको फोर्स चाहिए नेट फोर्स, नेट फोर्स कैसे मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम से। तो हमने मोमेंटम का चेंज निकाला तो हमको क्या मिला, -2mu। चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या है, फोर्स है। तो बॉल का फोर्स वही है ना, एक ही बॉल है, बहुत सारा बॉल तो नहीं है ना, दोनों आएगा। चेंज इन मोमेंटम से ही फोर्स निकलेगा, एक मोमेंटम से डिसाइड नहीं होगा। तो जब टकराने के बाद बॉल पे फोर्स लग रहा होगा, तो जब बॉल पे फोर्स लगा रहा होगा तो बॉल भी तो वापस में दीवार पे फोर्स लगा रहा होगा ना, पेयर में हमेशा जनरेट होता है। अकेला थोड़ी है कि जो दीवार धक्का, दीवार के फोर्स से वो थोड़ी भाग आएगा। दीवार ने फोर्स लगाया, बॉल ने वापस से पीछे में फोर्स लगाया, जिसकी वजह से आगे में बढ़ा, तो दोनों मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे और तब चेंज निकाल के इसे कर लेंगे। कितना परसेंट समझ में आया? है बोलो भाई। हाँ तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, टेंशन नहीं लो, है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, कूल रहने का। अरे ये सब एनडीए में थोड़ी पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा एनडीए में, कभी नहीं पूछेगा। 12th में यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। 11th का बोर्ड कौन देता है, क्या ही नहीं पूछेगा, बस दिमाग में रखना है इन सब चीजों को।
देखो एक चीज दिमाग में रखो, क्लियर कट, सुनो, क्लियर कट बात दिमाग में रखो। साइंटिस्ट बनने आए हो या कुछ क्वालिफाई करने आए हो? किसको किसको साइंटिस्ट बनना है, हाथ उठाओ। कहाँ है अभिमन्यु? हैं? इतना बात तुमको पता है कि फिजिक्स कोई भी पढ़ाई हो उसका और छोर नहीं है। हम यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पर फ्रिक्शन तुम लोग को नहीं पढ़ाया ना, फ्रिक्शन पढ़ाएंगे तो और कॉम्प्लेक्स चीज आ जाएगा, पर नहीं घुसना है। उतना ही पढ़ो जितना काम का है। आगे किसी को फिजिक्स में फ्यूचर बनाना है, आईआईटी जाना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, बुरा से बुरा होगा तो क्या होगा? एनडीए करोगे? नहीं हुआ एनडीए, डिफेंस सेक्टर में ही जाओगे। डिफेंस सेक्टर में ही बढ़ना है ना, तो दिमाग को ज्यादा खराब करने का जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ फिजिक्स ही नहीं पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, बहुत पहाड़ यहाँ जाएगा। तो सारा पहाड़ को सहना इतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर ये क्वेश्चन पच रहा है, समझ में आ पाया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया छोड़ दो। मेरा काम था समझाना, जहां तक समझ में आया ठीक, नहीं तो उल्टी कर दो, है ना, कर दो उल्टी। ठीक है, अब सुनो कंक्लूजन। याद क्या क्या रखना है अभी तक जो भी पढ़े हैं? सबसे पहले क्या पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में? फर्स्ट लॉ से सबसे पहले फर्स्ट लॉ क्या क्या पढ़े हैं बताओ? एफ बी डी याद रखना, किसी भी बॉडी का एफ बी डी कैसे बनाते हैं, बात नहीं, किसी भी बॉडी का एफ बी डी कैसे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कैसे, किधर कॉस थीटा किधर साइन थीटा होता है, इसको ध्यान में रखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया क्या है ना। उसके बाद सेकेंड लॉ पढ़े थे, तो सेकेंड लॉ का इंपॉर्टेंट पॉइंट चेंज इन मोमेंटम याद रखना है, चेंज इन मोमेंटम। फिर ये याद रखना है कि मैग्नीट्यूड निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर यूनिट यूनिट, फिर क्वेश्चन कैसा पूछेगा तुमसे, देखो ध्यान दो, पूछे हुआ भी है। ये 3 न्यूटन का फोर्स है, 4 न्यूटन का फोर्स है, बोल रहा है नेट फोर्स बताओ कितना होगा। नेट फोर्स ऑप्शन दे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। 7 न्यूटन, 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, सब शांत रहेगा। तुम बताओ चश्मा वाले भाई, अंश क्यों क्यों लेंगे, क्यों भी इससे जाएगा? तो ये सब करेंगे क्यों, क्यों आखिर हम स्क्वायर वे स्क्वायर करें? चलो ठीक है, तुम्हारा बात मानते, लो ध्यान दो ध्यान दो, ये 2 मीटर, बात नहीं, ध्यान दो, ये 3 मीटर, ध्यान दो इधर तुम सब लोग। कोई आदमी है 2 मीटर इधर गया और दूसरा बंदा 3 मीटर, पूछे दोनों कितना चला, नेट बताओ दोनों, तो कितना बताओगे? चलो इधर देखो, 5 मीटर, 1 मीटर, अंडर रूट 13 मीटर या नन, बोलो तुम चश्मा वाले भाई। एक आदमी है इधर गया 2 मीटर, दूसरा आदमी है इधर गया 3 मीटर। मैं पूछूं दोनों आदमी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेट डिस्टेंस बाई ट्रेवल बाई बोथ पर्सन, तो क्या होगा जवाब? हाँ कहे, स्क्वायर क्यों नहीं, ये भी तो 20 से जाएगा, ऐसे जाएगा 20 से, यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं, यही समझाना चाह रहे हैं। ठीक है तुम्हारा बात सही है, तुम जवाब सही दे रहे हो, यहाँ पे सीधे 2 3 5 कर दिए, यहाँ पर स्क्वायर के पर क्यों, यहाँ पर स्क्वायर क्यों करना पड़ा, यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं करना पड़ा, बस यही सुनना है हमको, बोलो बस। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी को अलजेब्रा सम से हम नहीं यूज करते हैं, उसके लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनाया गया है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा अगर गिवन है तो नहीं, गिवन है तो इग्नोर करने का, समझ में आया, इस वजह से करते हैं। ठीक है, तो ये लेवल का क्वेश्चन रहेगा, हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। और क्या क्या पढ़े हैं जरा बताना। नहीं नहीं, उसमें और भी न्यूमेरिकल वगैरह किए थे ना, टेंशन के बारे में पढ़ाए थे, पुली प्रॉब्लम करवाए थे, और क्या करवाए थे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यही सब हुआ था ना।
चलिए अब हमारा नया हेडिंग होगा फ्रिक्शन। क्या होता है फ्रिक्शन? व्हाट इज फ्रिक्शन? क्या होता है फ्रिक्शन बताओ। इंपॉर्टेंट कांटेक्ट फोर्स है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा फ्रिक्शन के बारे में? किस चीज का अपोज करता है? हम्म, जो बॉडी मूव कर रहा है उसका अपोज करता है। तो लिखिए फ्रिक्शन के बारे में सबसे पहले, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। इट इज ए कांटेक्ट फोर्स। इट इज ए कांटेक्ट फोर्स इट इज ए कांटेक्ट फोर्स एक्स एक्स इसी में एक्स अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। act opposite to the applied force. Next, there are two types, mainly लिखना, there are mainly two types of friction. There are mainly two types of friction. पहला static friction, static friction. दूसरा kinetic friction, static friction and kinetic friction. एक static, दूसरा kinetic. लिखते चलो, एक बार सब समझाएंगे। हेडिंग लगाओ आप, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लिखो। when an object moves या when an object is in motion, when an object is in motion, when an object is in motion, then kinetic friction is present. Then kinetic friction is present. Then kinetic friction is present. ठीक है। नेक्स्ट, इट इज डिनोटेड बाय एफ के, ऐसे छोटा वाला एफ है ना, इट इज डिनोटेड बाय एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। Fk is directly proportional to n. What is n? What is n? बोलो। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना, यहाँ पर n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्लियर है? आगे प्रोपोर्शनैलिटी जब इसका हटाते हैं तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। कौन है वो कांस्टेंट? म्यू के। क्या नाम होता है उसका? इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to 1। काइनेटिक फ्रिक्शन 1 भी आइडियल केस है, 0 भी आइडियल केस है, इसी के बीच में लाई करता है। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर 0 हो जाए तो सरफेस क्या हो जाता है? परफेक्टली स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? लिख लिया यहां तक बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ए कांस्टेंट वैल्यू या हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। काइनेटिक फ्रिक्शन हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। काइनेटिक फ्रिक्शन हैज ए कांस्टेंट वैल्यू।
काइनेटिक फ्रिक्शन हैज ए कांस्टेंट वैल्यू। अब ये कांस्टेंट वैल्यू का क्या मतलब है, तो अभी समझ में आएगा जब स्टैटिक एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक लिख लिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया सारा बात। अब हमको तुम लोग बताओगे व्हाट इज द फ्रिक्शन ऑफ दिस ब्लॉक, क्वेश्चन है भाई। कैलकुलेट एफ के एंड एक्सिलरेशन, ये दो चीज कैलकुलेट कीजिए। 4 kg का ब्लॉक है, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया 20 न्यूटन का, म्यू के दे रखा है। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए क्या एक्सिलरेशन होगा इस ब्लॉक का और क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स, जल्दी से। एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। है ना मुन्ना, आदित्य, अब देखो इग्नोर कर रहा है, भाव खा रहा है, बोलवे नहीं करेगा। बोलो बना कि नहीं बना, नहीं बना। तुम्हारा अंश अभी भी भाव खाएगा, नहीं बना। भाव नहीं खाओ, पूछने तो बताओ, तुमसे नहीं पूछेंगे, तुम भाव नहीं खाता है। बोलो अभिमन्यु, बना, नहीं बना, अरे वाह, देश के भविष्य। विनीत, नवनीत, अर्पित, अर्पित कोई नहीं है, निखिल, किसी से बना। हाँ बताओ, एक्सिलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वाओ, किसका किसका आया, गलत है। एक ही फोर्स थोड़ी लग रहा है, जो फोर्स बराबर एम ए कर दिए। 1 मीटर पर सेकंड, एक फोर्स सिर्फ लग रहा होता, फ्रिक्शन का मैं बात नहीं कर रहा होता। हाँ वो ठीक है, फ्रिक्शन का बात मैं नहीं कर रहा होता, सिर्फ बोलता 20 न्यूटन का फोर्स है, मास इतना है, तो बोल देते फोर्स बराबर मास इंटू एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन बराबर फोर्स बटा मास। लेकिन फ्रिक्शन अपोजिट में लग रहा होगा, तो क्या 5 मीटर रह पाएगा या स्पीड उसका कम हो जाएगा, रिटार्ड होगा कि नहीं होगा। रिटार्ड कब होगा, जब अपोजिट में कोई फोर्स लग रहा होगा। 5 मीटर कैसे बोले, गलत है ना। जल्दी से इसे बताओ, एफबीडी बनाते हैं। 4 kg, ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लगा mg, mg का मतलब 4g, और इधर लग रहा है 20 न्यूटन, और इधर क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। यही होगा ना। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू एन। वर्टिकल में कोई मोशन है, बोलो, तो n इज इक्वल टू 4g विच इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो यहां पर रख दो 0.4 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 16 न्यूटन। यानी इधर जो काइनेटिक फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 16 न्यूटन का लग रहा है। आया ना। अब हमको क्या चाहिए, एक्सिलरेशन चाहिए। तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू, कौन सा फोर्स बड़ा है, 20 न्यूटन या 16, एक डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में है। किससे किसको माइनस करोगे नेट निकालने के लिए, तो 20 माइनस 16, मास कितना है ब्लॉक का, तो ए बराबर 4/4 विच इज इक्वल टू, बोलो समझ में आया क्या।
ये भी एनडीए में नहीं पूछेगा, इस लेवल पर भी नहीं जाएगा, इस लेवल पर भी नहीं जाएगा। फ्रिक्शन का क्वेश्चन क्या रहेगा जानते हो? फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताइए क्या होता है? अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। कितने टाइप का फ्रिक्शन होता है? एक स्टैटिक और एक, बस इससे आगे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा, और अभी तक के इतिहास में 2 ही बार पूछा है फ्रिक्शन से क्वेश्चन, और दोनों हम बता दिए। लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ऐसा क्वेश्चन है और सवाल है हमारा, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। क्या है भाई? अच्छा 1 सेकंड रुको, ये स्टैटिक में मैं चला गया, 1 सेकंड। क्वेश्चन को वैसे ही रखना, वैसे ही रखना, रुक जाओ। अब बनाओ, वो जो क्वेश्चन अभी बनाए हो उसको रहने दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसको अलग से समझाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाओ, इसमें एक्सेलरेशन निकालो। बोलो भाई आ गया? किसका किसका आया? मीटर पर सेकंड, सबका आ गया? वेरी गुड, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। आए, ऊपर वाला ना बना तो कैसा कैसा बात करता है रे बउआ। चलो पहले ऊपर वाला देख लो, फिर इसको लिखता हूँ। देखो किसको किसको नहीं बना है, हाथ उठाओ जरा। नहीं बना? देखो मास कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, एफबीडी बनाने किसको किसको आता है, हाथ उठाओ। वो तो सबको आता है। ये रहा, नीचे की तरफ क्या लगेगा, कांटेक्ट है, ऊपर में क्या लगेगा, इधर अपोजिट में एफ के, यही लगेगा ना। तो एन बराबर क्या मिला हमको, 4 × 10, 40 न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत? एफ के क्या होता है, म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना दे रखा है, 0.2 × 40 कितना आ गया, 8 न्यूटन। यानी ये कितना है,
फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू, इधर 10 न्यूटन और इधर 8 न्यूटन, तो नेट कितना लगा, 2 न्यूटन। मास कितना है, 4 इंटू ए, तो ए बराबर 2/4 विच इज इक्वल टू 0.5। अभी भी समझ में नहीं आया किसी को तो बताए। आ गया, अगला क्वेश्चन। देते हैं। चलो, फाइंड एक्सेलरेशन। चलो तीनों चीज निकाल दो, चलो यहाँ पे सब निकाल दो। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन। नहीं, एफ में ही निकालो, कोई मसला नहीं है, एफ में ही निकालो। एफ का वैल्यू हम दे देंगे रफली, लेकिन फिर अभी स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सप्लेन नहीं किए हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा। एफ में ही निकालो, स्टैटिक समझा देंगे तो आसानी से कुछ भी देख सकते हैं। जल्दी। चलो ले लो, ले लो, ले लो, ज़्यादा मन है तो लो। 10√2 न्यूटन रख लो, न्यूमेरिकल ही सॉल्व करो, आसान हो जाएगा ना। 45 में 1/√2 आ रहा था, कट कूट जाएगा, है ना। चलो, ये सब क्वेश्चन बनाने लग गए तो समझो अपना कमांड बन रहा है तुम लोग का, भूलने का नहीं इसको, क्योंकि आगे फरवरी के बाद फिर कभी ये सब दिखेगा नहीं आप लोग को, फिर कुछ कुछ और ही चीज सब दिखेगा, चार्ज दिखेगा, फील्ड दिखेगा, फोर्स नहीं दिखेगा, तो ये सब भूलना मत। बन गया। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आया, गलत, गलत। 4 ही दिया ना, 40, 40, 40, 30 न्यूटन आना चाहिए, 30 न्यूटन आना चाहिए, 30 न्यूटन। नॉर्मल गलत, तो सब गलत, अंत भला तो कुछ नहीं भला। आओ भाई, एफबीडी बनाते नहीं हो तुम लोग, कोढ़ी हो गए हो। mg n, इसका 2 कंपोनेंट जाएगा, f cos 45, और ऊपर क्या जाएगा, sin 45, यानी इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स है, f sin, और इस डायरेक्शन में क्या है, f cos 45। क्लियर है। और इधर क्या लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। n के डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स है, f sin 45, और बराबर किसके होगा, कितना किलो का बॉक्स है, 4, 4 × 10 40, sin 45 1/√2, √2 ने √2 को बोला जाओ, n बराबर बोला 40 - 10। ऐसा गलती ना करो भाई, ऐसा गलती करोगे तो काम नहीं चलेगा। पूरा सेकंड लॉ में ये पढ़ाए हैं, वही चीज तो करना था।
काहे नहीं कर रहे हो ये सब गलती, क्यों कर रहे हो? 50 बार बताएं, डायरेक्शन सेम जोड़ दो, डायरेक्शन अपोजिट घटा दो। अब एन निकल गया तो क्या निकालना है? एफ के। एफ के तो आसान हो गया ना, म्यू के इंटू एन, 0.3 इंटू 30 का न्यूटन। अब और क्या निकालना है अपने को? एक्सिलरेशन निकालना है। एक्सिलरेट तो इसी डायरेक्शन में होगा, आया ना? तो एक्सिलरेशन एफ बराबर क्या होगा? एम इंटू ए। ये कितना हो जाएगा? एफ है 10√2 इंटू 1/, यानी इधर कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। पीछे कितना लग रहा है? तो नेट कितना लग गया? 1 एम इंटू, तो ए बराबर 1/4 विच इज इक्वल टू 0 पॉइंट। अभी नहीं तो कभी नहीं। जान लगा दो चाहे जाने दो, ठीक है? समझ में आया क्या? और करेगा? चलो 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 चलो, लो एक और कर लो आओ। बना दो, वही तीनों काम करो। वही काम करो जो इससे पहले किए थे। अब गलती मत करना है। हाँ, तीनों चीज निकालो। कितना है नॉर्मल रिएक्शन? चश्मा वाले भाई, चश्मा वाले भाई से पूछ रहे हैं। नहीं समझ में आया? काहे? एफबीडी नहीं आता है क्या? अरे भाई, ये तो मसला हो जाएगा है। चलिए ठीक है, देखिए कोशिश कीजिए। हाँ भाई, नॉर्मल रिएक्शन सबका कितना आया है? काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया है? एक्सेलरेशन कितना आया है? हाँ, 2 मीटर पर, यही आ रहा है सबका? सबका पक्का ना? आगे चलें? किसी को समझना भी एक्सप्लेन करें क्या? आइए देखिए, सबसे पहला काम होता है एफबीडी बनाना। फ्री बॉडी 4 kg को पॉइंट मास मान लेते हैं। नीचे क्या लग रहा होगा इसका? mg लग रहा होगा। ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन
कोई दिक्कत? इसका दो कंपोनेंट, चलो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, आगे कर लेते हैं ना। यहां पर भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा ना। इसी चीज को हम आगे बढ़ा दिए हैं, 45 डिग्री होगा। तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा हमारा? 10√2 45। और नीचे क्या लग रहा होगा? 10√2 साइन 45। यानी इसी डायरेक्शन में एक फोर्स आया मेरे पास, 10√2 साइन 45। और इस डायरेक्शन में क्या आया? 10√2 कॉस 45। क्लियर है क्या? इसके बाद n इज इक्वल टू mg, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस 10√2 साइन 45। mg मास कितना है? 4 × 10 40 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन। आ गया। n आ गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी आ जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आएगा? 0.3 × 50 कितना न्यूटन? 15 न्यूटन। और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है? इधर इधर ये कितना के बराबर है? 10 न्यूटन के फोर्स के बराबर है। और अपोजिट में काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग गया? कितना लग गया? 15 न्यूटन। क्लियर है? अब एक्सेलरेशन कितना आया है? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है गलत, गलत गलत गलत, कुछ नहीं निकलेगा। एक्सेलरेशन क्या निकलेगा अभी हम बताते हैं। बॉडी रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में बॉडी मूव करेगा ही नहीं। अब हम बताएंगे कैसे। नेक्स्ट हेडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। जगह छोड़ दीजिए 2 लाइन, वहीं पे एक्सप्लेन कीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हर चीज का कॉन्सेप्ट होता है ना, हवा में काम नहीं करना है। जब हम फोर्स इधर से लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन इधर ही होना चाहिए ना, इधर थोड़ी होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल क्या लग रहा है? न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग क्या फील हो रहा है कि 15 न्यूटन इधर 10 इधर, तो बॉडी इधर भाग जाएगा। अब ऐसा थोड़ी होगा हम किसी चीज को आगे धक्का देंगे तो हमको पीछे भेज देगा, या हम बॉडी को आगे खींच रहे हैं तो अपने आप पीछे चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए लिख मुन्ना, पहले लिख स्टैटिक फ्रिक्शन, सब सवाल का जवाब मिल जाएगा। लिखो पहले, लिख लिए? लिखो इट इज ए वेरिएबल फ्रिक्शन। देखो पिछले वाले में क्या लिखा थे? कांस्टेंट। इसको लिखोगे इट इज ए वेरिएबल फ्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसी में सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग। उसके बाद लिखोगे रेंज। इसका रेंज कहां से कहां तक होता है? तो देखोगे स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग किससे दिखाएंगे? एफ एस से। या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या तो छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। उसका नाम क्या होता है? एफ लिमिटिंग। ध्यान दो, एफ लिमिटिंग। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से। तो क्या ये एफ एस का कोई कांस्टेंट वैल्यू आ सकता है क्या? आया ना? नहीं आएगा, ये वेरिएबल वैल्यू है, 0 से लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में लाई करेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालें? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। क्या होता है? म्यू एस इंटू, पीछे वाला फॉर्मूला क्या था? म्यू के इंटू एन। के का मतलब काइनेटिक, एस का मतलब, तो ये स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था। क्लियर है? अब एक एग्जांपल देते हैं, समझो, समझना यहाँ पे सारे लोग, यहाँ ध्यान दो। ठीक है? ये एक कंडीशन है। इस कंडीशन में हमसे पूछा जा रहा है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। बॉडी रेस्ट में है तो हम बोलेंगे कि रेस्ट में है या मोशन में। हम पहले देख लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालें? तो आइए, ये मान लीजिए आपको
म्यू एस दे रखा है। तो चेक करते हैं सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा, जल्दी से बता दो। अब तो बता ला तुम, नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर एन होगा एम इंटू जी, यानी ये नॉर्मल रिएक्शन कितना है 40। एफ एस क्या होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का मतलब कितना दे रखा है 0.2 और एन कितना है 40। 4 टू जा 8 न्यूटन, 4 टू जा 8 न्यूटन। यानी यहां पर हम क्या बोलेंगे, बात नहीं, यहां पर हम क्या बोलेंगे, अच्छा यहाँ एफ लिमिटिंग लिखेंगे ना, यहां पर हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, बात नहीं, हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो ज्यादा है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, आया ना, बोलो। अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो क्या बॉडी रेस्ट में होगा, मोशन में होगा, मोशन में होगा। ये अपोज कर रहा है 8 न्यूटन से और आप लगा रहे हैं 10 न्यूटन, तो बॉडी किस में चला जाएगा, मोशन में। तो इस कंडीशन में आपका बॉडी किस में भैया, मोशन में। नेक्स्ट कंडीशन सेम समझना, दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल यहां समझोगे, वही 4, इसको कर देते हैं 0.4 और इसको बोल देते हैं 10 न्यूटन, ठीक है। अब जरा चेक करो एन कितना होगा 40, एफ लिमिटिंग बताओ 16 हो जाएगा, निकाल के दिखाएं। म्यू एस इंटू एन, म्यू एस 0.4 इंटू 40 कितना जाएगा 16 न्यूटन। अब यहां पर क्या है हमारा अप्लाइड फोर्स जो है वो कम है किससे, लिमिटिंग फोर्स से, और इधर इतना, इधर लग कितना रहा है हमारा 16। कौन सा फोर्स बड़ा है 16 न्यूटन या 10 न्यूटन। तो ये बता क्या रहा है कि आप इसको 10 न्यूटन से आगे खींच रहे हैं, तो ये आपको 16 न्यूटन से पीछे खींच रहा है। तो कौन खिंचाएगा, तुम खिंचाओगे कि बॉक्स खिंचाएगा। नॉर्मल कंडीशन जो न्यूमेरिकल बता रहा है कि हम लगा रहे हैं 10 न्यूटन, वो लगा रहा है 16 न्यूटन, तो हम उधर जाएंगे या वो मेरे तरफ आएगा। पर प्रैक्टिकल ऐसा होता है, हम इसको धक्का दे रहे हैं, मान लो हम दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो ये हमको पीछे फेंक दिया नहीं ना, पर ये तो मूव नहीं हुआ। यानी क्या है, हम इसको जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ही हमको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अगर हमारा फोर्स इतना ज्यादा हो जाए कि इसके फ्रिक्शन को हम ओवरकम कर दे तो दीवार खसक जाएगा, यस और नो। इसी को समझो, ये है अभी मैं किया कुछ नहीं हुआ, हल्का ज्यादा फोर्स लगाए तो हिल गया, जो भी हुआ। यानी फ्रिक्शन जो था मेरे तरफ से लगाया हुआ फोर्स इसके फ्रिक्शन से क्या था, ज्यादा था, तो इसको हमने मोशन में ला दिया। इस कंडीशन में क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है और अप्लाइड फोर्स कम है। तो ये देख के, जैसे नॉर्मली आदमी क्या करेगा, जिसको मालूम नहीं रहेगा, ये नहीं जान रहा होगा, तो बोलेगा ठीक है बॉक्स है, आप फोर्स लगा रहे हैं तो भी खींचा जाएगा। लेकिन असलियत क्या है कि कहाँ रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा सेम है, और ये क्वेश्चन देके पूछ रहा है कि बताइए लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। ऑप्शन में दे रहा हूं 16 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 5 न्यूटन। कौन 5 बोल रहा है, चलो 5 न्यूटन हो गया। बताओ क्या आंसर होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा 16 न्यूटन, जो कि गलत है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, एडजस्टिंग नेचर का होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। तो ये 16 को एडजस्ट करके कहां ले जाएगा 10 पे, क्योंकि आप लगा रहे हैं 10, तो वो भी अपोजिट में कितना लगा रहा है 10, ताकि खींच आप नहीं पा रहे हैं। असलियत उसका मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 16 तक। 11 लगाओगे तो कितना लगाने लगेगा, 12 लगाए तो, 13 लगाए तो, 15 लगाए तो, 16 लगाए तो, 17 लगाए तो बॉडी मोशन में चला गया। क्लियर हुआ फंडा। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स बराबर होगा तो बॉडी रेस्ट में हो जाएगा, कम होगा तो भी बॉडी रेस्ट में हो जाएगा, ज्यादा होगा तब मोशन में जाएगा। बोलो उल्टा पुल्टा क्या समझ रहे हो मुन्ना। यहां देखो कौन सा फोर्स ज्यादा है, कौन सा फोर्स कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कम है, बॉडी किसमें है, मोशन। तुम किसी चीज को खींच रहे हो और वो तुम्हारी तरफ खिंचा जा रहा है, इसका क्या मतलब है, वो जो फ्रिक्शन लगा रहा है वो कम है या ज्यादा है, कम है ना, तभी तो खिंचा रहा है ना। अब इसको मैं धक्का देना चाह रहा हूं, ये धक्का नहीं लग रहा है क्योंकि इसका फ्रिक्शन मेरे फोर्स से ज्यादा है।
आया ना। या दूसरा केस क्या होगा कि आपका फोर्स और सामने वाले का फोर्स दोनों बराबर हो जाए तो भी मोशन आएगा या रेस्ट में ही रहेगा? जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मोशन, उसकी सिचुएशन को क्या बोलेंगे? तुरंत आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होइएगा तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या याद रखना है, ध्यान से सुनो। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से कम हुआ, बॉडी जाएगा मोशन। लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हुआ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, खुद को एडजस्ट करके किसके बराबर कर लेगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर, और बॉडी किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर हुआ तो भी बॉडी किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। तो ये पॉइंट, हाँ, म्यू के और नहीं, म्यू के म्यूएस अलग अलग होता है। जनरली म्यू के कम होता है, म्यूएस ज्यादा होता है। क्वेश्चन में अगर एक ही म्यू दिया तो तुम कुछ भी मान सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ जो पीछे वाला क्वेश्चन है, ध्यान दोगे? ये सब बात समझ गए? अब यहाँ पर बताओ बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? हम्म, इधर कितना फोर्स लगा रहे थे? 10। अपोजिट में कितना फ्रिक्शन लग रहा है? तो क्या ये 15 रहेगा या ये खुद को एडजस्ट करके 10 कर लेगा? अब बॉडी किस में आ जाएगा? और अगर बॉडी रेस्ट में तो एक्सेलरेशन। ये होता है कॉन्सेप्ट, समझे? तो ये सब बात अब कैसे लैंग्वेज बना के लिखोगे ये मुझे नहीं पता, समझ गए? इसको अपने हिंदी भाषा में लिखो, तेलुगु में लिखो, मैथिली में लिखो, बंगाली में लिखो, मत लिखो, एज योर विश। हम्म, लास्ट वाला, ठीक? ठीक है, समझ गए? यही क्वेश्चन एक और शुरू में भी दिए थे शायद, कहाँ था, किधर गया? यही था, कोई दिए थे ना एक क्वेश्चन, देखो। अच्छा, डिलीट कर दिए थे। तो वही कॉन्सेप्ट वहां भी लगता। तो दो टाइप का फ्रिक्शन होता है, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक, याद रहेगा? और क्वेश्चन करें? अभी टाइम कम है मुन्ना, अभी तो समय बचा ही हुआ है अपने पास। चलो लिखो क्वेश्चन। इफ ए इफ ए if a block of mass 4 kg if a block of mass 4 kg having coefficient of friction is 0.4 and 0.6, 0.4 and 0.6, if the applied force if the applied force is 10 newton, if the applied force is 10 newton, calculate friction force, calculate friction force। और एक और चीज मेंशन किया है क्वेश्चन में कि जो आपका 0.6 है वो म्यू एस है और 0.4 है वो म्यू के है। म्यू एस जो है वो 0.6 है और म्यू के जो है वो 0.4 है। फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझदारी के साथ बना के बताओ। डायग्राम बना सकते हो आराम से तुम लोग इसका, है ना? जल्दी से बताओ फ्रिक्शन फोर्स क्या है, और एक्सेलरेशन भी बताना। एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फोर्स नहीं। बहुत तेज हो रहे हो। हाँ, बात तो सही बोले हो भैया। बाकी लोग को देखते हैं, बनाने दो।
बोलो बना। बताओ कैसे होगा। बैंकिंग ऑफ रोड और एंगल ऑफ रिपोज दो टॉपिक बच जाएगा। फुल चार्ज। हाँ बना बाकी लोग से। बोलो केसरी। नहीं बना। हो गया, अब तुम लोग ढीला पड़ने लग गए, हमको मालूम। अब बड़े हो रहे हो ना, और ढीला तो पड़ोगे। 11 से 12th में जा रहे हैं, अब पढ़ने का जरूरत थोड़ी है, अब तो रिलैक्स का टाइम आ रहा है। अब रिलैक्स करेंगे। अब पढ़ के क्या होगा। 12th से पढ़ेंगे, यस। वेरी गुड। बोलो प्रियांशु सो गया क्या। तो मुंह क्या है छुपाए हुआ है। मुंह दिखाओ। मुंह दिखाई नहीं मिलेगा पर बोलो। बना रेस्ट में है। अच्छा, ये तो हम नहीं पूछे थे। हम क्या पूछे थे, फ्रिक्शन फोर्स कितना है। बोलो क्या नाम है। विकास। विकास है नाम है ना। शिवम। कितना आया है। अच्छा ठीक। बाकी लोग। फ्रिक्शन है जीरो हो गया। अच्छा अच्छा। एक्सेलरेशन जीरो और फ्रिक्शन 16 एफ के। हाँ भाई तुम लोग का बताओ। कौन सा फ्रिक्शन है 10 न्यूटन, एफ के है या एफ एस है। हैं 10 न्यूटन है, सितारा बाद में बनाना, जवाब दो। कौन सा फ्रिक्शन 10 न्यूटन है। एफ एस। समझोगे भाई, ध्यान दोगे इधर। 1 मिनट के लिए अटेंशन दो। कितना केजी का ब्लॉक है। कितना फोर्स लगा रहे हैं। म्यू एस कितना है और म्यू के कितना है। कभी भी दो म्यू एस म्यू के दे और नेट फ्रिक्शन फोर्स पूछे तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना। क्या पता बॉडी रेस्ट में हो। आया ना। ये तो नहीं पूछ रहा है ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा या स्टैटिक कितना होगा, तो सीधे बोल रहा है कि फ्रिक्शन कितना होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स तो इन दोनों की वजह से आ रहा होगा, स्टैटिक और। तो सबसे पहले म्यू एस कैलकुलेट करते हैं। एन बताओ कितना होगा। 40। तो एफ एस कितना हो जाएगा, एफ एस बोल रहे हैं, एफ लिमिटिंग है ना, गलती मत करना। एफ लिमिटिंग कितना होगा 40 इंटू 0.6 यानी 24 न्यूटन। क्वेश्चन बन गया, खत्म। इधर कितना लग रहा है और तुम कितना लगा रहे हो। तो क्या ये मूव करेगा, क्या ये खुद को एडजस्ट करेगा नहीं करेगा। कितना एडजस्ट करेगा जितना तुमने अप्लाइड किया है। तो यानी यहाँ पर कितना आ गया 10 न्यूटन का। अब सवाल ये है क्या म्यू के निकालना है क्या हमको। तो नहीं, म्यू के कब आता है जब कोई बॉडी किस में हो, मोशन में हो। जब बॉडी ही रेस्ट में है तो म्यू के निकालने का कोई जरूरत नहीं है। म्यू के बराबर 0। म्यू के का कॉफिशिएंट दिया हो, सॉरी म्यू के बोल रहे हैं, एफ के कॉफिशिएंट दिया हो ना दिया हो, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कब, जब आपके बॉडी में मोशन आएगा। मोशन है ही नहीं, वेलोसिटी है ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालोगे। और अगर रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन का हो गया। समझे, कोई दिक्कत। आओ। अब कॉन्सेप्ट के चेक करने का घड़ी है ना। 40 न्यूटन का फोर्स, 4 केजी का ब्लॉक, म्यू एस है 0.2, 1 केजी कर लो इसको। 4 4 बहुत हो गया ना। 1 केजी का ब्लॉक है, वर्टिकल वॉल पर है, 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। म्यू एस है आपका 0.3 और म्यू के है आपका 0.2।
तो सवाल है बॉडी रेस्ट में है या मोशन में? बताओ जरा, चेक करो और बताओगे बॉडी इज इन रेस्ट और इज इन मोशन। फ्रिक्शन फोर्स हमको बताओ कितना फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कितना है और एक्सेलरेशन क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन? बॉडी, ठीक, यहाँ तक तो मान लिए। कितना फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना? जीरो। इसका फ्रिक्शन जीरो काहे हो जाता है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम पहले ही बोलते हैं फ्रिक्शन जीरो हो ही नहीं सकता, आइडियल केस हो जाएगा। फ्रिक्शन 12 न्यूटन। गलत जवाब, गलत जवाब। बोलो आदित्य। नहीं, समझ में नहीं आया, बना ही नहीं। 12, 12 वाले कौन कौन हो? 8 वाले, 9 वाले, 10 वाले? नहीं, आ जाओ समझो। निकालो, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? बात नहीं करो। एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग किसके बराबर होगा? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है? नॉर्मल रिएक्शन कितना है? कितना हो गया? 12। ठीक है, क्लियर है? गलत है, दांत मत दिखाइए, गलत है, अभी समझा रहे हैं। फोर्स है, डायरेक्शन किधर होगा फ्रिक्शन का? इधर, इधर ये फ्रिक्शन होगा। ऐसे है आपका ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन उधर दीवाले में लग रहा है, फ्रिक्शन किधर लगेगा? और समझो, इस पर नीचे क्या लग रहा होगा? गिरना किधर है इसको? नीचे। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? तो अब जो फ्रिक्शन है उसके लिए अप्लाइड फोर्स ये है या ये है? और ये कितना न्यूटन है? 10 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करेगा इस डायरेक्शन में कितना? आंख खोलो और समझो, ये बस छलावा है, ये बस छलावा है। असल कहानी तो ये है। यहां तक तो तुम ठीक है, रेस्ट मोशन तो तुम बता लोगे इस फोर्स को देख के, यहाँ रेस्ट में है या मोशन में है। लेकिन पूछ दिया मैग्नीट्यूड, तब क्या बताओगे? इसको गिरना कहाँ है? देखो इधर विकास, नीचे गिरेगा, इधर तो नहीं भाग जाएगा। इसको हम यहाँ पर छोड़ेंगे तो यहाँ से नीचे ही गिरेगा ना, कि इधर भाग जाएगा? तो अगर नीचे गिरेगा, कोई भी चीज नीचे की तरफ मोशन में है, तो उसका फ्रिक्शन किधर होगा? अपोजिट, तो ऊपर लगेगा। अब टोटल है कितना? 12। तो हमको पता है कि बॉडी नीचे जाने वाला नहीं, अगर जाता भी तो कहाँ जाता? नीचे जाता। तो अब जो फ्रिक्शन है उसका अप्लाइड फोर्स ये है ना कि ये, इसके अपोजिट फ्रिक्शन वर्क करेगा। और ये है कितना? 10। तो ऊपर कितना लगा? ये होता 11 तो ऊपर, ये होता 12 तो ऊपर, अगर ये होता 13 तो, अगर 13 होता तो नीचे चला जाता, क्योंकि मैक्सिमम कितना जा सकता है लिमिटिंग फ्रिक्शन? 12। ठीक है ना? थोड़ा आँख खोलो, अकल लगाओ, समझने की कोशिश करो और घर जाओ।